तो हाल ही में जैसे ही उत्तराखंड का यूसीसी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करा है, तो उसके ऊपर कई सारे चीज़ें हैं, कई सारे डाउट्स हैं लोगों के कि क्या है यूसीसी, कैसे आया। तो उस पे आज हम डिस्कशन करते हैं। पहली बात, यूसीसी इंडिया में कोई एक नया टॉपिक नहीं है। ये बहुत पहले से है, इवन हमारे इंडिपेंडेंस से पहले से हमारे बीच में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलती आई है। उससे पहले क्रिमिनल लॉज के ऊपर वर्क हुआ था जब इंग्लिश गवर्नमेंट थी। 1840 में कोडिफाई करा गया था। और उससे भी पहले अगर हम देखें तो इंडिया अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइडेड था। छोटी छोटी सभ्यताएं थी, अलग अलग कल्चर्स थे जो एक साथ कोएग्जिस्ट करते थे, और उनके ऊपर सबको ही जो लॉज थे वो कॉमन लॉज अप्लाई होते थे कई बार। पर जब मुस्लिम्स का या आप इस्लामिक इन्वेजन्स कहें इंडिया के, उसके बाद कई चीज़ें थी, क्योंकि इस्लामिक लॉज काफ़ी डिफरेंट थे हमारे इंडियन लॉज के हिसाब से। तो वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंसेस शुरू हुए, और फिर 1840 में आके इंग्लिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल लॉ को कोडिफाई करा। पर जितना भी हमारा ये था, सिविल लॉज थे, वो सारे पर्सनल लॉज पे छोड़ दिए गए। फॉर एग्जांपल मैरिजेस हो गई, फिर उसके बाद आपका सक्सेशंस हो गई, सारे पर्सनल लॉज पे हो गए। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मुस्लिम्स और हिंदूज़ की, क्योंकि ये दो मेजर रिलीजन्स हैं हमारे इंडिया में। अदरवाइज क्रिश्चियनिटी भी है, जो रेस्टर्निज्म भी है, और भी कई सारे हैं। बट मुस्लिम्स और हिंदूज़ की मेजरली बात होती है जब भी हम यूसीसी की बात करते हैं, क्योंकि यही दो हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। और उनमें से भी मुस्लिम लॉज जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग स्कूल्स की बात आती है, अलग अलग वेज आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मैरिजेस है, मैरिज के अंदर भी अब मेहर की अगर हम बात करें तो मेहर भी तीन तरह की मेहर की बात करी जाती है। प्रॉम्प्ट होती है, एक जो तुरंत ही दे दी जाती है, एक डेफर्ड होती है कि जो आपको एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स या तलाक के टाइम हस्बैंड देता है। और एक तीसरी मेहर एक और है कि जी माफ़ कर देना, कि आपने मेहर को गिव अवे कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम कोडिफाई करने की बात करते हैं तो वहाँ पर यूसीसी आता है। अब स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो उत्तराखंड का बिल है जो अभी रिसेंटली पास हुआ है यूसीसी का, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है आपका मैरिजेस और डाइवोर्स, दूसरा आता है सक्सेशन, तीसरा आता है लिव इन रिलेशनशिप। बिकॉज लिव इन रिलेशनशिप आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग मैरिजेस की जगह लिव इन रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं धीरे धीरे। तो एक लिव इन रिलेशनशिप, और चौथा जो है मिसलेनियस प्रोविजंस है, जिसमें एक्स्ट्रा जो जितने भी इन तीनों में नहीं आते वो मिसलेनियस प्रोविजंस में आते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं स्पेसिफिकली मैरिजेस के ऊपर, कि जो उत्तराखंड का बिल है उसमें मैरिजेस को कैसे डील करा गया है। तो सबसे पहली बात, जो कंडीशंस हैं, जो हिंदू लॉ में भी कंडीशंस हैं, फैमिली लॉ में, और जो आपका मुस्लिम्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस हैं मैरिजेस की, एक्सेप्ट द एज थिंग। तो उन वो सेम है। एज को उन्होंने कोडिफाई कर दिया है कि 21 ईयर्स फॉर द मेल एंड 18 ईयर्स फॉर द फीमेल। मुस्लिम लॉ में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ पे 16 ईयर्स है मैरिजेबल एज, बट यहाँ पर उन्होंने कोडिफाई करा है 21 ईयर्स फॉर द मेल एंड 18 ईयर्स फॉर द फीमेल, कि वो मैरिज होनी चाहिए। उसके अलावा कंसेंट देने के लायक होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब कोई पागलपन नहीं होना चाहिए, इंसैनिटी नहीं होनी चाहिए, वो सारा कुछ सेम है। दूसरा अगर हम बात करें तो मैरिज के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है दैट हैज़ नाउ बिकम कंपलसरी इन उत्तराखंड। पहले मैरिजेस जो है 2010 से पहले अगर हम बात करें तो कंपलसरी नहीं होता था। 2010 के बाद जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी करा गया था उत्तराखंड में, और अब इस बिल में भी मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया है। इनके अलावा जितनी भी सेरेमनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल हिंदूज़ में सप्तपदी होती है, मुस्लिम्स में जो निकाह की सेरेमनीज होती हैं, उन सबको रिटेन करा गया है। एवरीवन इज़ फ्री टू परफॉर्म देयर ओन सेरेमनीज, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। जस्ट दैट मैरिज एज, कंसेंट, साउंडनेस ऑफ माइंड एंड रजिस्ट्रेशन, इन चीज़ों पे एक्ट करा गया है। क्योंकि मुस्लिम लॉ में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था यहाँ, बट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है।
अब हम बात करते हैं जब भी अगर कोई हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो वो कैसे डील होंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसके अंदर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कॉमन कर दिए हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स होते हैं कि अगर हस्बैंड ने वाइफ के साथ रहना मना कर दिया या वाइफ ने हस्बैंड के साथ रहने को मना कर दिया, तो उसका प्रोविजन इस बिल के अंदर स्पेसिफिक है कि यू कैन अप्रोच द कोर्ट एंड फाइल अ पटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सिमिलर टू व्हाट सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सेज। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का यही कहता है कि आप एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की पटिशन डाल सकते हैं। सिमिलरली अब आप इस बिल के अंदर भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर भी एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का प्रोविजन ऐड कर दिया है। सेकेंडली, सेपरेशन। नाउ हियर द मेजर चेंजेस आ क्योंकि सेपरेशन के अंदर क्या होता है, जैसे हिंदूज के अंदर होता है दैट आपको कोर्ट के पास अप्रोच करना पड़ेगा। अगर म्यूचुअल है तो म्यूचुअल एक सेक्शन 13B की वो एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, इवन 13B1 एंड सिमिलर टू इसके अंदर भी आपका जो अभी यूसीसी है, इसके अंदर भी जुडिशल सेपरेशन का ही प्रोसेस है। जो आपका ट्रिपल तलाक होते थे या और चीज़ें होती थी वो अपनी जगह ठीक है, बट देन यू हैव टू टेक अ जुडिशियल सेपरेशन। अनटिल एंड अनलेस जुडिशियल सेपरेशन होगा नहीं होगा तब तक वो तलाक माना नहीं जाएगा, आपको वहाँ कोर्ट से डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक और चीज़ आ गई है कि आपको 1 ईयर के बाद ही आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आज आपने शादी करी है एंड कल को या महीने भर बाद यू कैन अप्रोच द कोर्ट एंड टेक द डाइवोर्स। नहीं, आपको जो है 1 साल के अंदर ही, 1 साल के बाद तलाक के लिए अप्लाई करना है, उससे पहले आप तलाक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जो तलाक के ग्राउंड्स हैं, क्रुएल्टी है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, या फिर जो वैलिड कंडीशंस थी वो फुलफिल नहीं हुई हैं या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो, तो वो सारी की सारी सेम रिटेन करी गई हैं जो पुराने लॉज में भी थी और अब के में वो सारी रिटेन करी गई। कई चीज़ें हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं थी जो दूसरी तरफ से ली गई हैं, और कई चीज़ें थी जो वहाँ पर ठीक नहीं थी तो यहाँ से उनको चेंज करा गया है, बट ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। अब बात आती है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन की। अगर आपकी वॉइड या वॉइडेबल मैरिज थी, उससे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट ही माना जाएगा, उसके लेजिटिमेसी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इस बिल के अंडर। अब जब आपका डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स या कोई भी डिस्प्यूट पेंडिंग है, तब हस्बैंड या वाइफ का मेंटेनेंस का कैसे होगा, तो वो भी इसके अंदर है। हमारा जितना भी मुस्लिम लॉ है उसके अंदर मेंटेनेंस की बात सिर्फ 125 CRPC के अंदर ही है, अदरवाइज फिर मेहर का प्रोविजन है, उसके अलावा और कहीं मेंटेनेंस का प्रोविजन नहीं है। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर मेंटेनेंस को रिटेन करा है फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते या कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स की बात है, तो वो जितना हिंदू पे अप्लाई होगा या जितना और क्रिश्चियंस पे, ज़ोरास्ट्रियंस पे अप्लाई होगा, वही जो है मुस्लिम्स पे भी अप्लाई होगा। तो इवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स और एनी डिस्प्यूट, पेंडेंटलाइट इंटरेस्ट देने की भी पावर है कोर्ट के पास। पेंडेंटलाइट मतलब कि प्रोसीडिंग्स के दौरान, आपका जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उसके दौरान जितनी भी मेंटेनेंस है या मेंटेनेंस का आपका सारा पावर है कोर्ट को। दूसरी चीज़, कोर्ट के डिक्री के बाद भी कोर्ट आपको मेंटेनेंस दिला सकती है, जबकि पहले क्या होता था, सिर्फ मेहर होता था और मेहर के बाद और कोई प्रोविजन नहीं था। फिर आपको 125 CRPC की एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी एंड देन इट टेक्स टाइम फॉर द इंटरेस्ट। बट यहाँ पर आप सिविल लॉ में ही इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। इवन कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की भी इसमें बात करी गई है कि कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के लिए मेंटेनेंस, उन सब के लिए भी कोर्ट के पास पावर दे दी गई है फॉर ईच एंड एवरी सेक्ट, ईच एंड एवरी रिलीजन की कोर्ट के पास पावर है फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, वो कस्टडी अप्रोप्रिएट जने को दिलाएगी। दूसरी चीज़, इस में डे टू डे हियरिंग का प्रोविजन दिया गया है यूसीसी में। जब भी हमारे फैमिली लॉज या फैमिली केसेस चलते हैं तो कई बार सालों लग जाते हैं उनको खींचते हुए, या सालों लग जाते हैं उनका जजमेंट आते हुए। पर इस कोड के अंदर जो है डे टू डे हियरिंग का प्रोविजन दिया गया है और स्पेसिफिकली ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक कोर्ट इन मैटर्स को 6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करे।
दूसरी बात, जब हम बात करते हैं जुरिसडिक्शन की, तो जुरिसडिक्शन के क्लॉजेस सेम रखे गए हैं कि या तो जहाँ पर मैरिज सोलमनाइज हुई हो, मतलब मैरिज हुई हो, या फिर जहाँ पर जो या फिर जहाँ पर हस्बैंड की बात है, जहाँ हस्बैंड फाइल कर रहा है, तो जहाँ पर वाइफ रह रही होगी वहाँ पर उसको फाइल करना पड़ेगा। या फिर अगर वाइफ फाइल कर रही है तो जहाँ पर वो लास्ट रिसाइड कर रही है वहाँ पर, या फिर लास्ट जहाँ दोनों एक साथ रहे हों वहाँ पर आप उन कोर्ट्स के अंदर आप फाइल कर सकते हैं। इस एक्ट में अगर कोई भी अपील आती है, आपके जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स हैं या फिर जितने इनमें कोई भी आपका डिक्री आती है, डिक्री अपीलेबल कहाँ होगी, वो सीधा जाके हाई कोर्ट में अपीलेबल होगी। एंड दैट इज द सेम प्रोविजन जो आपका अभी एग्जिस्टिंग लॉज में है। डिक्रीज का एग्जीक्यूशन सेम होगा जो पहले होता था, सीपीसी के प्रोविजंस के थ्रू होगा, और बाकी सब कुछ सेम है अगर हम मैरिजेस और डाइवोर्स की बात करें। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सक्सेशन के ऊपर बात करेंगे कि जो यूसीसी है उसका सक्सेशन के क्या लॉस चेंज हुए हैं। थैंक यू।